अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। स्टॉक मार्केट की बात के साथ साथ दीगर इकॉनमी की सूरत हाल, पाकिस्तान के बिजनेस की सूरत हाल और पाकिस्तान में जो इस वक्त टैक्सेशन की सूरत हाल है, FATF के कवानीन के लागू होने के बाद ज्वेलर्स के लिए मुश्किलात खड़ी हुई। लेकिन ज्वेलर्स ये कह रहे हैं कि ये मुश्किल है, पर आम तौर पर लोगों का ये ख्याल है कि बेहतर हुआ, मामलात को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन कोविड-19 के बाद क्या इतनी सख्ती बिजनेस कम्युनिटी झेल सकती है? क्या उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर ठीक है FATF कवानीन का जो लागू होना है उससे पाकिस्तान का दुनिया भर में एक बेहतर इमेज उजागर होगा और पाकिस्तान के लिए अभी तो कुछ मुश्किलात हैं पर आगे जाके कुछ बेहतरियाँ होंगी। गुज़िश्ता हफ्ते कारोबारी हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए अच्छा नहीं रहा, कमी देखी गई और गुज़िश्ता हफ्ते में स्टॉक मार्केट के जो 100 इंडेक्स हैं वो 1630 पॉइंट्स की गिरावट के साथ रहे। ये वही स्टॉक मार्केट है जो 28,000 27,000 से उठी थी और पिछले 3 मंथ्स के अंदर अंदर स्टॉक मार्केट 43,000 पर गई थी और 42,000 पर गई और 42,000 पर एक टाइम रहने के बाद अब दोबारा 40,000 और 41,000 के हद के बीच में। सोने की बैनुल अक़वामी कीमतें बड़ी तेज़ी से बढ़ी और अब कुछ 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से कीमतों में गिरावट है। इसके साथ साथ FBR ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है, उसी के मुताबिक आज बात भी होगी। टैक्स वसूलियों का हदफ FBR के लिए 993 अरब रुपए तक रहा, लेकिन सितंबर में जो टैक्स वसूलियाँ थीं और जो महसूलात हैं उसका हदफ कामयाबी से हासिल करने में FBR नाकाम रहा। उसकी क्या वजूहत हैं? क्या इस वक्त पाकिस्तान में जो बिज़नेस कम्युनिटी है कोविड-19 के बाद उसको कुछ ज़रूरियात हैं, उसके लिए कुछ आसानियां हैं, उसके लिए कुछ बेहतरी है या नहीं है? इन तमाम तर चीज़ों पर भी बात होगी। बैरूनी सरमायाकारी की जानिब से भी कुछ मामलात पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं। 16 करोड़ डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी निकलने का इंकशाफ हुआ है। हमारे साथ गनी उस्मान साहब, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी मौजूद होंगे अब से थोड़ी देर में, और हमें ज्वाइन किया उस्मान अशरफ साहब ने, सीनियर नायब सदर हैं RCCI यानी रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। उस्मान अशरफ साहब से ज़रा मैं शुरू करूँगा बात। उस्मान साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। उस्मान साहब बहुत मुबारक हो आप लोगों को, नई इंतज़ामिया आई, इलेक्शन हुए, आप लोगों ने टेक ओवर किया। सर क्या आज़म है, पहले तो ज़रा बताएं। कारोबारी कम्युनिटी के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान में, तो वहीं पर रावलपिंडी के लिए भी। रावलपिंडी चैम्बर वैसे बड़ा मुतारिक रहता है, मैंने देखा है लाहौर, कराची और रावलपिंडी बहुत मुतारिक रहते हैं इस्लामाबाद की निस्बत। लेकिन क्या नया आज़म है, क्या करना है कम्युनिटी के लिए, क्या बेहतरी करनी है जो ये इस वक्त मुश्किलात का सामना है, कैसे आगे चलना है? बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये काबिल समझा, मेरे सीनियर्स ने मुझे ये काबिल समझा कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फाइज किया। अल्टीमेटली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा भी रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक ही मोटो है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए काम करते हैं। इसीलिए जो आपने चैम्बर्स की बात की और जिन चैम्बर्स की बात नहीं की, रावलपिंडी चैम्बर इसलिए नुमाया है कि रावलपिंडी चैम्बर कभी अपनी बात नहीं करेगा, हमेशा अपनी बिजनेस कम्युनिटी की और अपने मेंबर्स के लिए ही बात करेगा। ये जो जी कहिए उस्मान साहब। कोविड में चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेंबर्स और बिजनेस कम्युनिटी के साथ खड़ा हुआ है, शायद ही कोई चैम्बर खड़ा हुआ हो। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी निगोशिएशंस की, बातचीत की, बहुत सारे मरहल को हमने पार किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें शुरू किया। अच्छा, आपने बात की है बिजनेस की कि आगे बिजनेस को कैसे देखते हैं। देखिए, मसाइल तो हर दौर में ही रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो कोविड आया, कोविड के मसाइल जो हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ, क्योंकि इसमें आप किसी भी तरीके का कोई भी प्लानिंग कर ही नहीं सकते थे। आपको पता ही नहीं था कि ये कोविड कितना डीप है, किस तरह की मुश्किलात लेके आ सकते हैं, कल को क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, हमें किसी भी चीज का मालूम नहीं था। तो ये रोजाना के तौर पे एक नए चैलेंज लेके आता था। नए चैलेंजेस के साथ अल्टीमेटली जो हमारे कौमी हीरोज हैं, जिनको हम डॉक्टर्स कहते हैं, नर्सेस कहते हैं, इन्होंने ना दिन देखा ना रात देखी, माशाल्लाह इन्होंने पूरी कम्युनिटी को सर्व किया, मुल्क को सर्व किया। लेकिन रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने उन अनसंग हीरोज को हीरो मानता है। ठीक हो गया। मैं चाहूंगा उस्मान अशरफ साहब,
इसके साथ साथ और भी 2-4 चीज़ें जो आपसे पूछनी है, मुझे एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आता हूं तो अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। सी ब्रेक पर जाने से पहले कुछ स्टॉक मार्केट के साथ साथ दीगर कारोबारी सूरत हाल पर बात हो रही थी। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन हुए, नई इंतजामिया ने टेक ओवर किया। उस्मान अशरफ साहब सीनियर नायब सदर हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर लिया गनी उस्मान साहब ने, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। गनी उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। गनी साहब, सर क्या वजह है, स्टॉक मार्केट बड़ी अच्छी चल रही होती है, फिर अचानक हम देखते हैं 2-2 हफ्ते का गैप आता है, अब गिरावट बड़ी तेजी से आई। पिछला हफ्ता भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, काफी ज्यादा कमी देखी गई। पिछले हफ्ते को 1600 पॉइंट्स की गिरावट रही है। देखिए, आपने आज हफ्ते का पहला दिन था, अभी 1000 पॉइंट की गिरावट आई है और मार्केट में जो पोजीशन है, एक तो ये है कि थोड़ा सा पब्लिक को ये पॉलिटिकल हालात से भी थोड़ा सा पब्लिक को खौफ हो रहा है, थोड़ा पब्लिक ओवरबोट पोजीशन भी थी, तो ओवरबोट पोजीशन में पब्लिक ने माल बेचा है, तो ये भी एक वजह हुई है तो माइनस हुई है। नो डाउट हमारा इस वक्त सीमेंट में माशाल्लाह काफी अच्छे डिस्कशन हुए हैं, तो मेरे ख्याल में मार्केट जो आज गिरी है, मुझे लगता है कि कल स्टार्ट में मार्केट थोड़ी डाउनफॉल रहेगी और फिर मेरे ख्याल में कल से मार्केट ठीक होना शुरू हो जाएगी। अच्छा गनी उस्मान साहब, डॉलर की कीमत का फर्क देख रहे हैं? पिछले कोई हम देख रहे हैं कि हफ्तावार रिपोर्ट जो आ रही है डॉलर की, उसमें कोई ₹1.28 डॉलर में गिरावट हुई है। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त आप देखें कि डॉलर आखिरी 2 महीने से 165-166 के रेंज पे ही चल रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त डॉलर इसी रेट पे पोजीशन है। थोड़ा सा हमारा एक्सपोर्ट का मसला है, हमारे जो एक्सपोर्ट हमारे इंक्रीज होंगे, मेरे ख्याल में ये सितंबर महीने में तो हमारा कोई थोड़ा सा एक्सपोर्ट में प्लस हुआ है। सर इस वक्त टैक्सेशन एक बड़ा मसला है, एक लंबे अरसे से आप लोग खुद भी वज़ीर आज़म के साथ डायलॉग्स में रहे, फिर वजारत ख़जाना के साथ भी, और वो आपका विजिट भी होता रहता है स्टॉक मार्केट का। क्या समझते हैं सर, कुछ बेहतरी होगी टैक्सेशन वाले मामले में, या फिर जो टैक्सेज अभी लागू हैं वो थोड़ा प्रेशर डालेंगे मजीद? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हुकूमत के पास किधर से भी टैक्स आएंगे तो हुकूमत खर्च करेगी ना। आपने देखा कि जो हमारी मेन डिमांड थी कैपिटल गेन की, जो हुकूमत ने नहीं मानी, और हम बार बार उस पर रिक्वेस्ट, स्टॉक एक्सचेंज वाले लोग रिक्वेस्ट करते थे कि कैपिटल गेन की डिमांड हमारी माने, उसमें कोई प्रोसीजर करें और कोई सिस्टम जो पहले रखी गई थी कि 3-5 साल 10 साल इस वक्त इतने टाइम इन्वेस्ट करें तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। एक डिमांड हुकूमत ने ये मानी कि बाकायदा फेडरेशन ने और हमारे लीडर अंजुम साहब ने माशाल्लाह बड़ी कोशिश की और प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलजुल काफी मतलब मिले और डिस्काउंट रेट में कमी हुई, तो काफी ये इंडस्ट्रियलिस्ट के बड़ा बेनिफिट हुआ जिन्होंने लंबे DMR किए थे और नया इन्वेस्टमेंट किया था और बैंकों से लोन लिया था। तो फर्स्ट क्वार्टर के आप इनके रिजल्ट देखेंगे, माशाल्लाह इफेक्टिव 1 जुलाई से डिस्काउंट रेट होता है। बैंकें जो है ना वो 3-3 महीने का डिस्काउंट रेट पे चेंज करती है, तो 1 जुलाई से सितंबर की जो बैलेंस शीट आएगी उसमें फाइनेंशियल कॉस्ट बड़ी कंपनियों की बड़ी कम नजर आएगी। ठीक हो गया। मैं गनी उस्मान साहब आपके पास आता हूँ एक और सवाल के साथ। हमारे साथ उस्मान अशरफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, वाले सदर नए व्यक्ति है ना चैम्बर की, उस्मान अशरफ। मुझे आपकी आवाज मेरा ख्याल। हेलो, ये आपके को भी मुबारकबाद भी दे दे मेरे तरफ से, रावलपिंडी चैम्बर के नए सदर बने ना उस्मान साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें मुबारकबाद दे देता हूँ आपकी तरफ से। जी उस्मान अशरफ साहब, गनी उस्मान साहब भी आपको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और उनका कहना है कि आप तमाम कम्युनिटी को बहुत मुबारक हो कि भाई रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन हुए, आप लोग आ गए। अच्छा उस्मान साहब, ये बताएं कि इस वक्त जो बड़ा मसला बना हुआ है, जो ज्वेलर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा एक परेशानी है, आपको पता होगा FATF के कवानीन वाला मामला, उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन, और फिर FBR ने कुछ ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिए हैं। कंपनीज, प्रॉपर्टी एजेंट, ज्वेलर्स को 3 किस्म का रिकॉर्ड फराहम करना होगा, आला इंतज़ामिया का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पेश करना होगा। तो आप समझते हैं ठीक है, या कुछ इसमें अभी खामखा के मुबालगा हो रहा है? हुकूमत ने जो पार्लियामेंट से FATF का जो भी पास करवाया है उसमें कंडीशनलिटी थी, और अभी आपने एक तो बात आप भूल गए हैं कि अभी इन्होंने सेकेंड हैंड कार पे भी सेल टैक्स डाल दिया है।
आप भी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि आप पुरानी गाड़ी बेचेंगे तो भी आपको 17% सेल टैक्स भरना होगा। तो मेरे ख्याल में ये जो फॉर्मेलिटी है, ये नो डाउट के इस वक्त पोजिशन नहीं है कि एनबीआर मतलब इसी टाइप के सिस्टम्स को लेके आए। तो आने वाले वक्त में डिफिकल्टी तो होगी, गवर्नमेंट को नए साल का टैक्स का जो उन्होंने टारगेट रखा वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, मैं ये सेम चीज़ उस्मान अशरफ साहब से भी जानना चाहूँगा। उस्मान साहब बताइएगा सर, क्या सिचुएशन है इस वक्त, आपसे क्या शिकायत आप तक पहुँच रही हैं, ज्वेलर्स क्या कह रहे हैं, क्या मुश्किल हालात होने जा रहे हैं या फिर ठीक है? देखिए, हमने तो वैसे अभी चार्ज लिया है, लेकिन जनरल मार्केट की परसेप्शन ये है कि परेशानी तो एग्जिस्ट करती है। एक तरफ मुल्क की सालमियत है जिसमें मुल्क को फायदे, अगर FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल के ग्रीन लिस्ट में आ जाता है तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसके साथ ही अल्टीमेटली काम ताजिर बरादरी नहीं करना है, चाहे वो ज्वेलरी से रिलेटेड हो, वो किसी भी शोबे से रिलेटेड हो। गवर्नमेंट को चाहिए, हमारा शुरू से ही गवर्नमेंट के साथ एक मौकफ रहा है कि आपने कोई भी पॉलिसी बनानी है तो ऑन बोर्ड उन लोगों को कम से कम जरूर लें जो डायरेक्ट अफेक्टी है, जो डायरेक्ट मार्केट पे बैठे हुए, उनके साथ ताजिर बरादरी भी खुश रहे, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो और पाकिस्तान का भी जो ऑब्जेक्टिव। तो हम इसमें भी गवर्नमेंट को दोबारा पेशकश करते हैं रावलपिंडी की तरफ से कि एक कंबाइंड मीटिंग होनी चाहिए जिसमें जो मसाइल, ये तो डिक्टेशन होगी ना जी कि अब ये करना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा, अब इस तरह करना पड़ेगा। डिक्टेशन की बजाय अगर टेबल पे बैठ के विन विन सिनेरियो क्रिएट किया जाए तो उसमें ज्यादा अच्छी ग्रोथ भी आ सकती है और बहुत अच्छी पॉलिसी भी हो सकती है। ठीक है, मैं ये चाहूँगा उस्मान साहब, गनी उस्मान साहब भी मेरे साथ हैं। गनी उस्मान साहब, एक बड़ा मामला है जिसकी मैं अचानक से देख रहा था, लोग परेशान हुए हैं। एक उनका कहना है कि जब हमने अपना कारोबार शुरू किया था तब से लेकर और फिर बैंक अकाउंट्स की तफसीलात और फिर तरसीलात, इन तमाम चीज़ों को देना होगा। तो जब से लोगों ने कारोबार शुरू किए हैं तो लोगों को लगता है कि तब से तो कोई डॉक्यूमेंटेशन इतनी सख्त थी नहीं, तो किसी के पास है किसी के पास नहीं है। तो आप नहीं समझते कि इस पर बैठ के गवर्नमेंट को कोई बातचीत कर लेनी चाहिए? इस वक्त सबसे बड़ा इदारा फेडरेशन है कि वोल चैम्बर की एक बड़ा इदारा ऑल पाकिस्तान फेडरेशन है। उनके जो नुमाइंदे हैं वो बार बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये टॉपिक पे मीटिंग करते हैं और चैम्बरों के मसले मसाइल है वो फेडरेशन को बाकायदा लिखते हैं। और हमारे जो इलेक्टेड सदर है अंजुम साहब, वो बाकायदा मुसलसल ये FBR से और मिनिस्ट्री फाइनेंस से और उनसे मीटिंगें करते रहते हैं। तो ये सब मसले मसाइल तो है ही। अब देखिए ना, मसले मसाइल तो बिजनेस है तो मसले मसाइल तो चलेंगे। ठीक है, ये मसले मसाइल में उस्मान अशरफ साहब ये बताएं कि जो मसले मसाइल का आप ख़ुद भी थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं, मैं भी आप तक पहुंचा रहा हूं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो भी रखना, शनाख्ती कार्ड, दस्तावेज़ात, ख़त व किताबत, दरख्वास्त का फॉर्म पेश करना होगा, बिजनेस रिकॉर्ड 5 साल तक रखना होगा, ये सब नोटिफिकेशन का हिस्सा है। फिर उसमें फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को पेश करना होगा। ज्वेलर्स को 20 लाख रुपए से ज़ायद हर ख़रीदारी का रिकॉर्ड रखना होगा। ये चीज़ें बड़ी थोड़ी मुश्किल नहीं लग रही हैं आपको उस्मान अशरफ साहब? बिल्कुल, आप का इशारा बिल्कुल ठीक है। मुश्किल भी हैं और कई हद तक, काफ़ी हद तक नामुमकिन भी है। देखें, जहाँ पे काम जो है छोटी छोटी मंडियों में बैठ के करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का हो रहा हो, उसको आप एकदम से डॉक्यूमेंट करना चाहे वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं उस्मान अशरफ साहब, आप हमारे साथ ही रहें, एक ब्रेक की तरफ जाना है, आप अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। गनी उस्मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, अपना कीमती वक्त दिया। साबिक डायरेक्टर PSX हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद है। वापस आता हूँ तो ज़रा टैक्सेशन के हवाले से, बिजनेस लॉ के हवाले से, फिर FATF के कवानीन के हवाले से जिनका जिक्र अभी मैं कर रहा हूँ, इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम के लिए नया ज़ाब्ता इखलाक जारी किया गया, उस पर कुछ बात हो रही थी। कुछ मुश्किल हालात भी हैं, कुछ सख्तियां भी हैं। कोविड-19 के बाद क्या इतनी सख्तियां इतनी जल्दी बिजनेस कम्युनिटी झेल पाएगी? उस्मान अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और हमें अभी अभी ज्वाइन किया बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब ने, बिजनेस और टैक्सेशन के लॉ एक्सपर्ट हैं, उनसे भी इस पर बात करेंगे। शुक्रिया वकास आपका भी। उस्मान अशरफ साहब, आप कुछ बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा ज़रा आप अपनी बात को कंटिन्यू करें, उसको पूरा करें, तो मैं फिर ज़रा वकास की तरफ भी इस हवाले से जाऊँ। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन जोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। यहाँ पे बहुत अरसे से काम अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के तहत हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि जी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होनी चाहिए। हम खुद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसकी तायीद करते हैं, लेकिन देयर शुड बी अ लॉजिकल वे फॉर दैट। अगर आप लॉजिक के तहत नहीं करेंगे, जोर जबरदस्ती से करना चाहेंगे, तो बहुत पहले हुकूमतों ने भी करके देख लिया, वो नहीं हो पाया, अभी भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम तो ये चाहते हैं कि टेबल पे स्टेक होल्डर्स को बैठाएं, बुलाएं और आपस में दोनों को बिठा के एक विन विन सिनेरियो बनाएं, ताकि गवर्नमेंट भी अपने अहदाफ पूरी कर सके और बिजनेस कम्युनिटी भी कर सके। अभी जैसे आपने इंट्रो में कहा कि इस क्वार्टर का जो एफबीआर का टारगेट था वो पूरा नहीं हो सका, बल्कि वो उसके करीब करीब भी नहीं है। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि आप अगर जोर जबरदस्ती से चीजें करना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकेंगी। अच्छा, ये जो परेशानी है इस पर तो मैं आपसे अभी बात करता भी हूँ कि आपने ठीक कहा कि ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ चीज़ें करने से बेहतरी की बजाय ख़राबी होती है। तो उससे बेहतर है कि आप कोई बिज़नेस तबके के साथ ही बैठें और उनके लिए कोई सिफारिशात जो उन्होंने ख़ुद मुरतब की होती हैं उस पर कुछ अमल करवा लें। मैं वकास ये बताएं कि इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो रोकथाम का नया ज़ाब्ता जारी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसकी पहले भी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन एक दो पॉइंट्स पहले ज़रा उस पर आपसे बात करूँ। जैसे कि अकाउंट्स के लिए कंपनीज, प्रॉपर्टी एजेंट्स और ज्वेलर्स को 3 किस्म का रिकॉर्ड फराहम करना होगा। उसके अंदर अकाउंट्स की तरसीलात की तफसील देनी होगी, फ़रोख्त और फ़ीस वसूल करने की तफसीलात देना होंगी, और क्लाइंट से बिजनेस और अकाउंट की भी तफसीलात देना होंगी। देखिए शान भाई, ये जितनी भी नई अमेंडमेंट्स की गई है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, इसका बेसिक पर्पस तो यही था कि हमारे मुल्क के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का कलाकमा और सदेबाब किया जाए। चूंकि माजी में भी आपने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान से लोगों ने इल गॉटन मनी जो है वो गेन की और फिर उनको बाहर भेजा और वहां से फिर मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान में वो कालाधन सफेद करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, जिसमें काफी हद तक कामयाब हुई। ये वो व्हाइट कॉलर क्राइम है जिसको हमारी एफआईए भी ट्रेस करने से कासिर है, और नैब में भी जब ये केसेस आते हैं तो वहां पे भी ये जो मनी लॉन्ड्रर्स थे ये सबकी ले जाते हैं। लिहाजा इसको इन्होंने मजीद ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश की है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपकी बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने में आई हैं। लेट्स से कि अगर एक बिजनेसमैन था, वो खुद चीजों को समझता था, वो खुद अगर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता था या अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड मैटर्स को खुद भी देख सकता था, लेकिन अब उनको डेफिनेटली लीगल कंसल्टेंट्स की भी जरूरत है, उनको एक्सपर्ट्स की भी जरूरत है, और ये सिस्टम उनके लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। एक बात ये है कि जब हम बहुत ज्यादा कवानीन बना देते हैं, बहुत ज्यादा ज़ाब्ते बना देते हैं और अवाम के ऊपर ये सारी चीजें एट सेम टाइम थोप देते हैं, तो जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है स्पेशली, जिससे हमारे मुल्क की मईशत का पहिया चलता है, बल्कि हमारी मुल्क जो है वो सारे का सारा हमारी इंडस्ट्रियल और हमारे जितने भी फैक्ट्री ओनर्स हैं इनके ऊपर स्टैंड करता है। लिहाजा जब आप इनको लीड करेंगे या ये सफर करेंगे तो हमारा मुल्क जो है ऑटोमेटिकली सफर करेगा। ज्यादा इस जिम्मे में एक जरूर बात करना चाहूंगा कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हवाले से जो सजाएं बढ़ाई गई, जो फाइन बढ़ा के 10 मिलियन तक कर दिया गया और सजा बढ़ा के 10 साल तक कर दी गई, इसमें तो कोई कबात नहीं है। इससे तो वो लोग डरे जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो दूसरे लोग सफर करेंगे, वो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हमारी मुल्क के अंदर जो 4-5% लोग थे जो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, इससे जो लॉ के अंदर एक स्ट्रिक्टनेस या इंस्टिट्यूशंस को नाफिज किया गया है, इसकी वजह से 95% लोग वो भी सफर करेंगे।
अच्छा, मैं वकास एक चीज़ इसमें और ऐड करें ताकि फिर मैं उस्मान अशरफ साहब से भी ये पूछूं। इसमें एक मैं क्लॉज देख रहा था तो उसमें था कि बिज़नेस की शुरुआत से बैंक अकाउंट्स में तरसीलात की तफसीलात और उसके साथ साथ ख़रीदो फरोख्त और फ़ीस वसूल करने की तफसीलात फराहम करें। फिर जो क्लाइंट से बिज़नेस और अकाउंट की तरफ, यानी अगर आप जहाँ से आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है वहाँ से लें और फिर अब तक की तमाम तफसीलात। क्या ये मुमकिन है इतनी हैवी डॉक्यूमेंटेशन? और मुझे तो लगता है कि वकीलों के तो मज़े लग जाएंगे। देखें, मैं एक आपको जरूर बात करना चाहूंगा कि हमारी ये पीटीआई की जो मौजूदा हुकूमत है, गुज़िश्ता 2 सालों में जितनी भी इनकी पॉलिसीज थी बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड, ये बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं थी, बल्कि इनके अंदर इतनी इनकी सियासी तौर पे अगर हम देखें या पॉलिटिकली देखें या लीगली देखें, इतनी ज्यादा कलाबाजियां खाई। और इनकी जितनी भी पॉलिसीज थी, जब इन्होंने अपने एफबीआर का चेयरमैन लाया उस वक्त भी इन्होंने बहुत सारी रिफॉर्म्स की कि हम अपने पाकिस्तान के अंदर जो इनकम टैक्स और जो है इसका नेट बढ़ाएंगे, लोगों से वसूल करेंगे और इस इनकम टैक्स को जो है हम पाकिस्तान की अवाम का जो हमारे कर्जों का हुजम है उससे कम करेंगे। लेकिन आपने देखा कि इनिशियली वेरी फर्स्ट ईयर ही वो हमारी पीटीआई की हुकूमत अपने जो टारगेट्स को मीट नहीं कर सकी। लिहाजा ये जो नई भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं ये बेहंगम तरीके से बनाई जा रही है। इसको मुनज़्ज़म तरीके से, बाज़ाब्ता तरीके से इन्फोर्स करने की जरूरत है ताकि अवाम को और स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी है इसको कोई सिरा तो नजर आए ना। आप ये एक ही दफा चले हैं, कभी एफबीआर के अंदर अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, कभी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। लिहाजा एक बड़ी कंफ्यूजन है, एक कन्फ्रंट्रेशन है हमारी बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान। और रियासत जब बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनाना छोड़ दे तो उस रियासत में मौशियत का पहिया बैठ जाता है। बिल्कुल सही और बड़ी सही आपने बात कही है इस वक्त। वकास, मैं आपके पास आता हूँ एक सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले ज़रा उस्मान अशरफ साहब से पूछूं। उस्मान साहब, आपने जैसा कि जिक्र किया, मैं ख़ुद भी ये बता रहा था कि इस वक्त जो टैक्स वसूलियाँ हैं सितंबर 2020 में जो एफबीआर ने 400 अरब रुपए का टैक्स जमा किया है, जबकि टैक्स वसूलियों का जो हदफ है वो 18 अरब रुपए कम रहा। आप समझते हैं कि ये जो इस गवर्नमेंट का नारा था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या उससे हटकर कुछ हो रहा है जिसकी वजह से बिजनेसमैन तबके का एतमाद भी थोड़ा उठता दिखाई दे रहा है और बिजनेसमैन तबका भी उस तरह से एतमाद नहीं कर रहा? फिर जो ट्रेड पॉलिसी थी वो 24 मंथ से ज़ायद हो चुकी है, अभी तक बनी नहीं है, सिर्फ एक उसके हवाले से चीज़ें पेपर वर्क तैयार हुआ है। पहले तो मैं जो बैरिस्टर साहब ने बात की, पहले मैंने भी वही बात की और मैं 100% एग्री करता हूँ इस बात से कि जब तक स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे नहीं बिठाएंगे तब तक आपकी अच्छी पॉलिसी कतई तौर पे नहीं बन सकती है, नंबर 1। नंबर 2, पिछले दिनों हमारे यहाँ चेंबर में स्टेट बैंक के एमडी आए हुए थे, उनके साथ भी हमने यही बात की। अब आपने बात की डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन में आप ये देखें कि आप जब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ही सिर्फ आप उठा के देख लें और अगर आप उसको पढ़ना शुरू कर दें तो आप कहेंगे कि मैं अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर रहा हूं या मैं पता नहीं क्या पर्चा यहाँ पे भर रहा हूं और मैं किधर फंसने के लिए जा रहा हूं। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा था वो तो अभी बहुत दूर दूर से नजर नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन एक सेटबैक जरूर है जो कि कोविड-19 की वजह से सेटबैक आया। उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली अभी तक बिजनेस कम्युनिटी अपनी उस पेज पे नहीं आ सकी, जिसकी वजह से एक वजह ये सकती है कि आपके एफबीआर का टारगेट पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैं कतई तौर पे इसको उस चीज से ओवरकम नहीं कर रहा कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आई है, एफबीआर लेके आई है और जो तरीकेकार इन्होंने अपनाया है वो अगर तो कोविड-19 ना भी होता फिर भी अगर ये तरीकेकार अपनाया होता तो शायद फिर भी इनके टारगेट्स पूरे ना हो पाते। अच्छा वकास, ये मुझे ज़रा बताएं कि नोटिफिकेशन में ये है कि जी अपनी आला इंतज़ामिया का कंपनी रिकॉर्ड पेश करना होगा, रुकूम की तरसीलात में मुलविस करेंसी ख़रीदार का नाम बताना होगा, तमाम उमूर कागजी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखना बड़ा लाजमी करार दिया गया है, क्लाइंट्स का शनाख्ती कार्ड, दस्तावेज़ात, ख़त व किताबत, दरख्वास्त का फॉर्म पेश करना। आपको नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन अगर सारा वक्त बिजनेसमैन ये करता रहेगा तो बिजनेस और काम कैसे करेगा? बात की इंटरेस्टिंग सवाल किया, लेकिन गुज़िश्ता पाकिस्तान के 10 साल आप जुडिशियल हिस्ट्री को देखें और यहाँ पे जिस तरीके से 20-20, 25-25 साल पुरानी रसीदें मांग ली गई, ट्रांजैक्शंस मांग ली गई, मनी ट्रेल मांग ली गई,
लोगों के अंदर खौफ व हिरास का और टेरर का एक एलिमेंट पाया जाता है। लिहाजा अगर ये बिजनेस कम्युनिटी को अपनी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ धकेला जा रहा है, एट द सेम टाइम इनको एक एंड से सिक्योर किया जा रहा है कि कल कला अगर इनको एफबीआर में, नैब में या किसी भी ऐसे जुडिशियल फोरम पे या लीगल फोरम पे बुलाया जाता है रकूम की तरसील के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले या किसी शकूक व शुबहात की बुनियाद पे, एंड दे मस्ट हैव रसीद विद देम। उनके पास ट्रांजैक्शंस होंगी, रसीद होंगी, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर तो है, बट बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ अगर मैं देखूं तो इसको बड़ा एक बाज़ाब्ता तरीके से मैनेज करने की कोशिश की गई है, जो कि दिस इज अ हैप्पी ओमन फॉर दोज पीपल के जो लेटर ऑन किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में या लीगल प्रोसीडिंग से अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं। वक्ती तौर पे हर्डल्स हैं, लेकिन जब भी लॉ बनाया जाता है इसको एक टाइम लिमिट एक्वायर्ड होती है इसके टेस्ट के लिए, इसके ट्रायल के लिए, और जब ये टेस्ट और ट्रायल अपना पास कर जाता है, अवाम में मकबूलियत हो जाती है, तो फिर इसकी ऑथेंटिसिटी या इसकी क्वालिटी पे हम कोई बात कर सकते हैं। अभी चूंकि ये न्यू लेजिस्लेशन है, इस लेजिस्लेशन को जैसे ही इन्फोर्स किया जाएगा, फिर बिजनेस कंप्यूटर जो कम्युनिटी है उनका इस पे क्या रिएक्शन है, उसका इन पे क्या कॉम्प्लीमेंट्स है, क्या कमेंट्स है, उसके बाद ये असेस किया जाएगा कि ये लॉ की ऑथेंटिसिटी, इसकी क्वालिटी या कैलकुलेट किस लिहाज से किया जाएगा। अच्छा, मैं वकास बिजनेस कम्युनिटी की आप बात भी कर रहे हैं ना, तो उस्मान साहब से यही जान लेता हूँ, क्योंकि वो खुद रिप्रेजेंट करते हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है और बड़ा मुतारिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है। उस्मान साहब, जो बातें मैंने भी अपना वकास के साथ डिस्कस की हैं, यही सारी चीज़ें, जितने लंबे चौड़े रिकॉर्ड्स हैं, फॉर्म हैं दरख्वास्त के, क्लाइंट्स के भी दस्तावेज़ात हैं, ख़तों किताबत भी यानी ईमेल भी, और फिर बिजनेस रिकॉर्ड 5 साल तक रखना होगा। आप नहीं समझते इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड रखने के लिए एक छोटे लेवल के ताजर, फ़र्ज़ करें कि कोई एक नॉर्मल सा ज्वेलर है, उसके लिए ये सब चीज़ें रखने के लिए तो कोई बंदे रखना ज़रूरी हो जाएगा? गवर्नमेंट का एक नारा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, शायद उनकी ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट करती है जो उनका स्लोगन है। ठीक है जी, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी दुनिया इस टाइम पे पेपरलेस इकोनॉमी की तरफ जा रही है, लेकिन हम जो है वो अभी तक इन्हीं चीज़ों पे इंसार कर रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती है। डॉक्यूमेंट्स ज़रूर होने चाहिए, इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए, एफबीआर को भी मिलनी चाहिए, एससीसीपी को भी मिलनी चाहिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत है बिल्कुल होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता एजुकेट भी करना चाहिए अपने ताजिर बरादरी को, जो एसएमईज़ हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो छोटे ताजिर हैं, जो अभी तक डॉक्यूमेंट्स का ख्याल नहीं रखते। तो आहिस्ता आहिस्ता बात तो बिल्कुल ठीक है कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन कम से कम ऐसी डॉक्यूमेंटेशन हो जो एक, देखिए हमारे यहाँ जो अंगूठा छाप है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बिजनेस कर रहा है, और वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है अपनी सतह पे, और एक जो पढ़ा लिखा बंदा है वो भी बिजनेस कर रहा है। तो अल्लाह पाक ने इस खित्ते को इतना ज़ख़ीर बनाया ज़हनी तौर पे कि यहाँ पे ब्रेन्स पैदा होते हैं, और हर बंदे को कारोबार करने की हवस भी है और काम करता भी है वो। तो आप उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वो बनाएं जो उसके लिए आसान हो और आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आप उसके लिए 100 तरह के डॉक्यूमेंट्स अपना कर देंगे कि जी आप जो है इस 100 तरह के डॉक्यूमेंट्स का ख्याल भी रखें, रिकॉर्ड भी रखें और जमा भी कराएं, तो फिर तो मुश्किल ही होगा जी। अच्छा उस्मान साहब, एक चीज़ ठीक कहा आपने कि इतनी लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन है कि उस आदमी के लिए जिसका मैं भी आपसे जिक्र कर रहा हूँ, ये भी मुश्किल है। दूसरी तरफ ज़रा ये जो बिजली और गैस के नर्ख बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, अब तो कमर्शियल सारिफीन के लिए भी बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं, इसके लिए क्या सोचते हैं, कैसे देखेंगे आगे? अगर अब आपने काम करना है चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आगे चल के, अभी आप लोग आए हैं, क्या इसका भी कोई प्लान है कि इन चीज़ों पर भी नज़र रखें? और फिर जो स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मामलात गवर्नमेंट की तरफ से चल रहे हैं, दुकानदारों को बड़ी शिकायत थी कि छापे लग रहे हैं, हमें डराया जा रहा है। देखिए जी, हमारी मुलाकात हुई कुछ दिन पहले कमिश्नर रावलपिंडी से, और उसमें जो रिंग रोड रावलपिंडी का जो प्रोजेक्ट है वो डिस्कस हुआ। वो इंतहाई मायनेखेज मीटिंग थी और बहुत अच्छी हमारी मुलाकात हुई। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसमें जितनी स्मॉल इंडस्ट्री है और बहुत सारे और लोगों को वो रिंग रोड के साथ साथ जो है वो शिफ्ट करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। देखें, एक स्लोगन जिसको हम मेड इन पाकिस्तान कहते हैं, वो तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग ना हो।
आपकी रोड्स ना बिछी हों, आपके जो यूटिलिटी के क्राइसिस हैं वो हल ना हो गए हों। अभी सुनने में आ रहा है कि इस विंटर्स में रिकॉर्ड गैस की शॉर्टेज होगी। तो अगर गैस की शॉर्टेज होगी तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे कर सकेंगे? हमारे बाद पैदा होने वाला मुल्क, आजकल ही मैं पढ़ रहा था बांग्लादेश के बारे में कि वो कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है और कितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स उस मुल्क में आ रही हैं, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया है। दुरुस्त। उन्होंने अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर फोकस किया है, अपनी यूटिलिटीज को इतना ईजी किया है, इतना सस्ता किया है कि उनकी वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है। ये किसी जमाने में पाकिस्तान में हुआ करता था, आज भी हो सकता है। अगर आप इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं, इकोनॉमिक जोन्स में सिर्फ आप इंडस्ट्री लगाने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं, लेकिन चलाने के लिए अगर आप इंसेंटिव नहीं दे रहे तो वो कितना सस्टेन कर पाएगी? आज पाकिस्तान में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बहाल हुई है कि कोविड की वजह से बकाया बिल्कुल जो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान उनके लिए भी मुश्किलात है। अच्छा, मुझे लास्ट में बिल्कुल वकास एक चीज़ मुझे ये बताएं कि ये कितना ख़तरनाक होता है जब ये कह दिया जाता है कि आप जिन चीज़ों का बताया उस पर पूरा ना उतरे तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। लोग इसी से बड़ा डर जाते हैं। सवाल जरा आवाज कट रही थी, अगर आप रिपीट कर सके। मैंने कहा बस मुझे जरा जल्दी से आपका एक चाहिए कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। ये लफ्ज़ कितना खतरनाक होता है बिजनेसमैन के लिए? सर जी, बिजनेसमैन के लिए, उन बिजनेसमैन के लिए तो खतरनाक है कि जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है। उस शख्स के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, वो तमाम बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोगों के लिए। सर बहुत शुक्रिया। वकास अब्रेज खान बैरिस्टर हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान अशरफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर हैं, सीनियर नायब सदर। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।